हाँ जी स्टूडेंट्स, आपके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का जो फर्स्ट मॉड्यूल है, तो उस फर्स्ट मॉड्यूल में आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है, जिसको आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट्स के नाम से जानते हैं, चलिए आज उसके बारे में कुछ थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट्स वैसे देखा जाए तो ये कंपनी लॉ से रिलेटेड है। इसमें कई ऐसे टॉपिक और कई ऐसे चैप्टर आएंगे जिसमें कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पढ़ेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक अदर लॉज से रिलेटेड भी हैं, जिसमें आप चाहे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज हो, चाहे लेबर लॉ हो, या कई ऐसे दूसरे लॉ हैं जिसके रिगार्डिंग अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपके सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट्स में बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट्स का जो आप सिलेबस देखेंगे तो इस सिलेबस को यहां पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इसमें आपको 3 कैटेगरी कौन सी गिवन है। इसमें 3 पार्ट आपको बना रखे हैं। यानी यदि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट्स के आप सिलेबस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट्स इस सिलेबस में आपको 3 कैटेगरी गिवन है। सबसे पहले पार्ट ए, फिर पार्ट बी और फिर पार्ट सी। सबसे पहले मैं आपको पार्ट सी की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें सिर्फ 3 चैप्टर हैं और ये 25 मार्क्स का आता है सर। ये सर जो पार्ट सी है वो 25 मार्क्स की इसकी वेटेज है। 25 मार्क्स का आपके एग्जाम में आपको मिलेगा ये। इसमें आप जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डोरमेंट कंपनी क्या होती है। हाँ सर, डोरमेंट कंपनी किसे कहते हैं, पढ़ेंगे आप ये टॉपिक। स्ट्राइक ऑफ किसे कहते हैं, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाना। स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है, और वापिस रिस्टोर करवाना हो तो क्या प्रोसीजर है। और उसके अलावा कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी। हाँ सर, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी का भी कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में एक चैप्टर आपको गिवन है। ये छोटे छोटे 3 चैप्टर आपको पार्ट सी में मिलेंगे, इसलिए सबसे छोटा पार्ट है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट। हाँ, पार्ट 1 जो है, यदि पार्ट 1 की आप बात कर, पार्ट बी की बात कर लेते हैं। चलो, पार्ट बी में आपको कुछ रजिस्ट्रेशंस एंड लाइसेंसेस गिवन है सर। रजिस्ट्रेशंस कि आपको लेबर लॉ में क्या कंप्लायंस करनी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या कंप्लायंस करनी है, एक बिजनेस को चलाने के लिए कितने रजिस्ट्रेशंस चाहिए, पैन कार्ड क्या होता है, टेन नंबर क्या होता है, आईईसी नंबर क्या होता है, एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, ड्रग लाइसेंस क्या होता है। यानी एक बिजनेस को रन करने के लिए और बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कितने लाइसेंस और कितने सर्टिफिकेट्स चाहिए, और वो कौन से डिपार्टमेंट से मिलेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब आप पार्ट बी में स्टडी करेंगे। और पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए में आपको बिजनेस सेटिंग अप से रिलेटेड है। इसमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, कंपनी की मेमोरेंडम क्या होती है, कंपनी के आर्टिकल्स क्या होती हैं, कंपनी कितने टाइप की होती हैं, फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं, अलग अलग टाइप बताइए फाइनेंस कंपनीज की। तो ये आपको पार्ट ए में मिलेगा। पार्ट बी 35 मार्क्स का आता है। हाँ, पार्ट बी 35 मार्क्स का आता है और पार्ट ए जो है ये 40 मार्क्स का आपको आपके सिलेबस में मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 ये पार्ट नंबर ए में है। फिर चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक ये पार्ट नंबर बी में है। और पार्ट सी में तो आप जानते हैं 3 ही चैप्टर हैं, चैप्टर 19, 20 और 21। तो छोटा सिलेबस है लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग सिलेबस है, सबसे इजी सिलेबस है। देखो, कंपनी लॉ फिर भी थोड़ा सा लेंदी है। कंपनी लॉ का सिलेबस आप देखेंगे लेंदी रहेगा थोड़ा सा, उसमें आपको थोड़े से 1 या 2 ज्यादा रिवीजन की रिक्वायरमेंट है।
सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का सिलेबस लिमिटेड है, लिमिटेड कंटेंट्स हैं, इनको अच्छी तरह से यदि आप रीड आउट कर लें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एक इजी सिलेबस है और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के पार्ट 1 का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है, जो बहुत बेसिक चैप्टर है सर, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में फर्स्ट चैप्टर से आते हैं आज अपन कि सर फर्स्ट चैप्टर किसके रिगार्डिंग है। तो सेटिंग अप का जो पार्ट ए है जिसमें कि 40 मार्क्स की जिसकी वेटेज आपने देखी और 40 मार्क्स में आपको छोटे छोटे 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा बहुत इजी चैप्टर है, लेसन नंबर 1 कि चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बोलोगे सर थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में किस टॉपिक के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बिना एग्जाम्पल के थ्योरी पढ़ोगे तो आप उसको अच्छी तरह से लर्न नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, आपका नाम CS अनिल है, आप CS अनिल कुमार, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, ठीक है सर। आप प्रैक्टिस में हो, यानी CS करने के बाद आप कहीं जॉब नहीं कर रहे, बल्कि आपने अपना प्रैक्टिसिंग ऑफिस सेटअप किया है। एक तरह से आप कॉर्पोरेट लॉज के कंसल्टेंट हो और दो आपके जानकार हैं, ये आपके मिलने वाले हैं। एक का नाम सुनील है, एक का नाम विनोद है। इन दोनों को अभी बिजनेस सेटअप करना है। ये सर ये दोनों अभी बिजनेस करना चाहते हैं। इनका विचार है कि ये कुछ बिजनेस करेंगे सर। कोई भी XYZ प्रोडक्ट का ले लीजिए आप, प्रोडक्ट से ज्यादा अपने को कोई लेना देना नहीं है। इनको अभी बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे ये मान लीजिए आप इनको रियल एस्टेट का बिजनेस करना है। रियल एस्टेट आप जानते हैं, ये दोनों जमीन परचेज करेंगे, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, सेल करेंगे, कई बार जमीन एज इट इज भी सेल कर सकते हैं। तो इन लोगों का काम है रियल एस्टेट का बिजनेस, ये स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपसे मिले, इन्होंने आपसे पूछा कि यार अनिल हमें बिजनेस करना है, तो बताइए आप हम कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करें। हम पार्टनरशिप फर्म बनाएं या कंपनी बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें, या कोई सोसाइटी बनाएं। यानी आप लोग जानते हैं सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फॉर्मेट हैं, यानी बिजनेस करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट गिवन है। आप चाहो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकते हो, सिंगल ओनर। आप चाहो 2 या 2 से ज्यादा लोग हो तो आप पार्टनरशिप फर्म के थ्रू अपना बिजनेस कर सकते हो। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस कर सकते हो। सर आप सोसाइटी, ट्रस्ट, इनके थ्रू भी अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट बेटर है, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सही रहता है, हम किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बिजनेस करेंगे। यदि ये आपको जानना है तो इस चैप्टर में अपन यही डिस्कस करेंगे कि सर चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, यानी हम कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करें। सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है या पार्टनरशिप फर्म बेटर है, या कंपनी बना करके बिजनेस करें वो बेटर है, या कोई और अदर बिजनेस फॉर्मेट। तो इस चैप्टर में आपको बताया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि द चॉइस ऑफ बिजनेस एंटिटी, आप कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चॉइस करना चाहते हो वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इनको अच्छी तरह से लर्न करना, एग्जाम में आए हुए हैं सर। ये कुछ वो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी। सर आप बिजनेस क्या करेंगे, आपका क्या टारगेट है। आप स्मॉल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं, या आप मीडियम लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं, या लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं। जैसा आपका ऑब्जेक्ट्स बिजनेस एंटिटी के,
उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए बिजनेस फॉर्मेट सही रहेगा। दूसरा सर आपका नेचर ऑफ एंटिटी। सर आप कैसी एंटिटी चाहते हैं? आप ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल एक ही बंदे के पास रहे? यदि आप ये चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल एक ही जने के पास रहे तो सोलो प्रोप्राइटरशिप बेटर है। आप ओनरशिप बांटना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म बेटर है। तो आप कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, कौन सी बिजनेस एंटिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसमें आपके नेचर ऑफ एंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस का साइज। देखो जी, आप स्मॉल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, आपका बिजनेस छोटे लेवल पर है, आप माइक्रो एंटरप्राइज हो, तो आपके लिए सोलो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म बेटर है। यदि आप मीडियम लेवल पर बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म यहां पर भी बेटर हो सकती है। आप यदि लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो, आपके बिजनेस की साइज लार्ज स्केल पे रहेगी, तो उस कंडीशन में आप कंपनी बना करके भी बिजनेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सर आप कितना कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो पूरा कंट्रोल सोल प्रोप्राइटर का ही होता है, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। पार्टनरशिप फर्म बनाओगे तो फिर सर ओनरशिप डिवाइड होगी, तो कंट्रोल भी फिर डिवाइड होगा, पूरा कंट्रोल एक के पास नहीं होगा। तो यदि आप ये चाहते हो कि पूरा कंट्रोल आपका ही रहे तो फिर तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आइए। और यदि सर आप कंट्रोल डिवाइड करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका कंट्रोल डिवाइड हो जाए, तो फिर आप पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी की तरफ एंट्री कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स इंप्लीकेशंस, यानी सर टैक्स असेसमेंट कैसे होगा। देखो कंपनी पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, आपने देखा होगा जो इंडिविजुअल्स उन पर तो एक लिमिट तक, जैसे 2,50,000 रुपीज तक नो टैक्स, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो नो टैक्स, 5 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो फिर टैक्स लगेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो या पार्टनरशिप फर्म में आपको ये स्लैब का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन आप यदि कंपनी बना करके बिजनेस करेंगे, कंपनी के केस में तो चाहे आप 10 रुपए भी आपका नेट प्रॉफिट है तो भी आपको जो भी टैक्सेशन की रेट चल रही है उस ईयर में 25%, 30% के आसपास रहती है सामान्यतः, तो कंपनी के केस में कोई स्लैब रेट नहीं होती, 1 रुपया भी कमाया तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो टैक्स इंप्लीकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेट सेलेक्ट करने में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यदि कोई है तो वो है सर टैक्स इंप्लीकेशंस, क्योंकि कंपनी बनाओगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करोगे तो टैक्स कम लगेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस फॉर्मेट लेना चाहते हो। इसलिए आगे बताया भी है कि द ऑब्जेक्ट, कि आपकी बिजनेस एंटिटी का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या नेचर है, साइज है, विल बी वेरिड फ्रॉम केस टू केस बेसिस। वेरिड यानी चेंज होता रहता है भाई, हर बिजनेस का अपने अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग नेचर होते हैं, और ये बिजनेस ओनर की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी बिजनेस एंटिटी स्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब यदि आपको लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर ऑप्शन नहीं है, फिर आप कंपनी के ऑप्शन में आइए। लेकिन आपको यदि स्मॉल लेवल पे बिजनेस करना है, एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करना है, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं, एक ही आपका बिजनेस प्लेस होगा, अभी ब्रांच ऑफिस या फर्दर एक्सपेंशन की कोई प्लान नहीं है, आपके छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं अभी, तो ठीक है, फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में चल सकते। तो इसलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर या ऑब्जेक्ट क्या है, ये हर केस टू केस वेरी करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है। और आगे बताया भी है कि बिजनेस एंटिटी कितने टाइप की होती, तो मैंने एक एक करके आपको पहले भी बता दिया, अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, बेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप तभी सही रहता है जब आपका इंटेंशन स्मॉल लेवल पर बिजनेस करना है। जो माइक्रो एंटरप्राइज हैं उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट ऑप्शन है। और आप जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होगा, यदि उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो सारा प्रॉफिट भी उसी का, और यदि लॉस हुआ
तो फिर सारा लॉस भी उसी को भुगतना पड़ता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर बेस्ड बिजनेस एंटिटी होती है। उसके अलावा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म आप जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसके लिए बना है। पार्टनरशिप फर्म कौन से एक्ट में रेगुलेट होती? तो इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आपने थोड़ा बहुत कभी अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कोई भी मिनिमम 2 पार्टनर्स यानी 2 पर्सन्स मिलकर के पार्टनरशिप फर्म स्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो जहां पर आप अपनी ओनरशिप, अपने कंट्रोल को डिवाइड करना चाहें तो वहां पर पार्टनरशिप फर्म इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड है एचयूएफ। हाँ सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यदि आपका फैमिली बिजनेस है तो आप एचयूएफ के थ्रू भी कैरी कर सकते हैं, यानी एचयूएफ बना करके भी बिजनेस कर सकते हैं। और आप जानते हैं एचयूएफ में एक कर्ता होगा जो कि फैमिली का सबसे सीनियर मेंबर है और बाकी उस फैमिली के मेंबर होंगे और वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको एलएलपी बोलते हैं। ये अभी 2008 में नया कंसेप्ट आया है, तो हो सकता है आप लोगों ने पहले नहीं सुना हो, तो कोई बात नहीं, अपन यहां पर इसी सेटिंग अप में शायद चैप्टर नंबर 4 या 5 के आसपास यही चैप्टर आएगा एलएलपी एक्ट, तब आपको डिटेल में बताऊंगा सर कि एलएलपी क्या होती है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और ये जो सेकंड पॉइंट पे आई थी पार्टनरशिप, इसमें क्या फर्क होता है, इसको अपन गो थ्रू करेंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एक बिजनेस एंटिटी का फॉर्मेट हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यस सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके भी आप बिजनेस कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो कई ऐसे रूरल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, या कोई को फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना है, मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना है, तो भी वहां पर सोसाइटी इज द बेस्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट होता है सर आप कंपनी बना करके भी बिजनेस कर सकते हैं। अब कंपनी भी अलग अलग टाइप की होती हैं। अब आप बोलोगे सर कौन सी, तो देखो एक होता है 1 पर्सन कंपनी, ये नया कंसेप्ट है, यानी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होगा, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। ये मान लो सोल प्रोप्राइटर की तरह। हाँ, एक तरह से सोल प्रोप्राइटर्स को ऑप्शन दिया है कंपनी लॉ ने कि आप कंपनीज एक्ट में आइए और कंपनी इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। सेकंड प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, 2 शेयर होल्डर होते हैं। और नेक्स्ट है सर पब्लिक कंपनी। जब आपको लार्ज स्केल पे बिजनेस करना हो और पब्लिक से पैसे लेने हो शेयर्स इश्यू करके, तो आप पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और लास्ट है सर सेक्शन 8 कंपनी, ये तो एनजीओ होती है, ये बिजनेस करने के लिए नहीं होती। सेक्शन 8 में यदि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं कंपनी लॉ में, इसका भी अपन अलग से चैप्टर पढ़ेंगे सेक्शन 8 का भी। तो सेक्शन 8 में यदि आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसको एनजीओ कहेंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनती है, ये कंपनी कोई पर्टिकुलर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, या जो भी आपके सोशल इश्यूज हैं उनको सर्व करने के लिए, सोसाइटी की सेवा करने के लिए आप सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होती सर, इसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो ये पहला टॉपिक है, वो तीजी टॉपिक है। हाँ, अब कई बार स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या ये हेडिंग लर्न कर लें। देखो वैसे तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जब आप अपनी आईसीएसआई की मॉड्यूल गो थ्रू करेंगे, बेटा ध्यान से सुनना, ये तो नोट्स हैं, तो नोट्स में तो क्या आपको मेन पॉइंट्स मैंने समझा दिए, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि सेटिंग अप में एक तो ये चैप्टर नंबर 1 और एक में आगे आपको चैप्टर नंबर 6 और पढ़ाऊंगा फर्स्ट के साथ में ही, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और 6 एक ही थ्योरी पे डिपेंड करते हैं। इन 2 चैप्टर को प्लीज आप आईसीएसआई की मॉड्यूल से भी गो थ्रू करना। मॉड्यूल में टॉपिक यही मिलेंगे, बस वहां पर आपको क्या है, जैसे मैंने ऊपर जो पॉइंट्स आपको बताए ना,
कि बिजनेस एंटिटी सेलेक्ट करते टाइम क्या क्या फैक्टर्स, तो ये जो फैक्टर्स थे, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ एंटिटी, साइज ऑफ बिजनेस एंटिटी, इन सब को वहां पर एक एक दो दो पैराग्राफ में डिस्क्राइब भी किया है। मैंने आपको जो बोल के बताया है वो उन पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, और क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है इसलिए प्लीज मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, बाकी चैप्टर में नहीं लेकिन चैप्टर नंबर 1 में ये जो हेडिंग पॉइंट्स इनको डिटेल में समझने के लिए प्लीज आपको एक बार अपने आईसीएसआई की जो मॉड्यूल है, आईसीएसआई की जो स्टडी मटेरियल आपको मिलता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको अपन मॉड्यूल बोलते हैं, उसको एक बार प्लीज आपको गो थ्रू करना चाहिए। और जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था उसी को फिर यहां पर दोबारा रिपीट किया है, और ये वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका। फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा यदि कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो यही होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फॉर्म बेटर रहेगा। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर रहेगा, पार्टनरशिप फर्म बेटर रहेगा, एलएलपी बेटर रहेगा या कंपनी बेटर रहेगी, कौन सा बिजनेस फॉर्मेट बेटर है। जब ये डिसाइड करना हो तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो फर्स्ट टॉपिक था उसी से निकल करके टॉपिक सामने आया, और फर्स्ट पॉइंट वो ही लिखा है सर कि नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटी। सर यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप बनी बनाई चीज खरीदेंगे और आगे बेच देंगे, तो आपको ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, तो आप अकेले भी काम चला सकते हो, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप एक जने को साथ लेकर के भी आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन आप यदि मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो सर, अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके पास फैक्ट्री की जमीन हो, फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना होगा, मशीन्स आपको इंस्टॉल करनी होंगी, फिर उसके बाद आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है और स्टाफ भी ज्यादा अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं सर यहां पर आपका बिजनेस लेवल इंक्रीज होगा। तो जैसा आपकी बिजनेस एंटिटी का नेचर है, ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सोलो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म ठीक रहती है, लेकिन आप यदि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हो और आप थोड़ा सा लार्ज स्केल की तरफ जाना चाहते हो तो फिर उस कंडीशन में आपको कंपनी फॉर्मेट बेटर रहेगा। तो आपकी बिजनेस की एक्टिविटी का नेचर कैसा है, सबसे पहले उसको कंसीडर कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप बिजनेस फॉर्मेट सेलेक्ट करें। दूसरा है सर आपका लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी वो ही आप बिजनेस का साइज क्या होगा। यदि आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप या 1 पर्सन कंपनी ये बेटर ऑप्शन है। आप यदि मीडियम लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप या एलएलपी बेटर ऑप्शन है, लेकिन आप यदि लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर कंपनी बेटर ऑप्शन है। तो आपका स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, आपका लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कैसे करना चाहते हैं। तो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को जो लेवल आप देना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी बिजनेस एंटिटी का फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना है। इसी तरह से कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको पता है पूरा कैपिटल एक बंदे का ही लगेगा, तो ये वहीं पॉसिबल है जहां पर कम पैसे की जरूरत हो। यदि आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली दूसरे लोगों को भी साथ मिलाना होगा, तो फिर आपको पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के लेवल में आना होगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी है, यदि आपके खुद के पास अकेले के पास इतना कैपिटल है कि आप बिना किसी को साथ लिए और बिजनेस की जरूरत के मुताबिक कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो ठीक आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाइए। और यदि आपको लगता है कि सर इतना कैपिटल नहीं है और बोरोविंग्स आप लेना नहीं चाहते तो आपको दूसरे बिजनेस पार्टनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो फिर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी का रुख आप कर सकते हो। और यदि आप पब्लिक कंपनी बनाओगे तो पब्लिक कंपनी तो आपको ध्यान है ना आईपीओ लेके आ सकती है, अरे पब्लिक कंपनी तो पब्लिक को शेयर्स इश्यू करके पैसे ले सकती है, तो पब्लिक कंपनी के पास सोर्स ऑफ फाइनेंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके मुताबिक आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट डिपेंड करता है। मैनेजरियल एबिलिटी,
हाँ सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके खुद के पास यदि इतने स्किल्स हैं, आप बिजनेस चला सकते हैं, आपको किसी और के साथ की जरूरी नहीं है, तो आप सोलो प्रोप्राइटरशिप सोच सकते हैं। लेकिन यदि सर आपको पता है कि आपके बिजनेस थोड़ा सा मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पे है, पूरा बिजनेस आप नहीं संभाल पाएंगे, आपको बिजनेस संभालने के लिए आपके जैसा ही एक साथी चाहिए जो आपके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग सेट करके बिजनेस कर सके, तो फिर आपको पार्टनरशिप फर्म या कंपनी की तरफ आना चाहिए। सेम चीज वही सर, यदि आप पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप, आप चाहते हो कि ओनरशिप या रिस्क डिवाइड हो जाए, अकेले पर ना तो पूरा बोझ आए और ना ही पूरा प्रॉफिट आए, तो फिर आप पार्टनरशिप फर्म या कंपनी बना सकते हैं। बिजनेस की स्टेबिलिटी चाहते हो, देखो पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, भगवान ना करे कभी कोई पार्टनर की डेथ हो गई, फिर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। कंपनी एक बार यदि इनकॉर्पोरेट हो गई, वैसे जब आपने कंपनी लॉ के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि कंपनी जब एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो कंपनी के लाइफ परमानेंट है, परपेचुअल सक्सेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस भी देखा जाए तो कंपनी फॉर्मेट में ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सर देखो कंपनी के केस में जनरली मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ड्राफ्ट होती हैं, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट होती है। तो पार्टनरशिप फर्म में अमेंडमेंट्स करना, ऑल्ट्रेशंस करना इजी रहता है, कंपनी के केस में अलग प्रोसीजर हैं, आपको रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा फॉलो करने होंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, आप कितना प्रॉफिट डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म होगी, कंपनी होगी तो प्रॉफिट तो डिवाइड करना पड़ेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होती तो पूरा प्रॉफिट आप अकेले लेते। सर कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, देखो आप यदि सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो ना तो कहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत, ना कोई एनुअली कहीं पर कोई रिटर्न फाइल करनी, तो कॉस्ट कम है। लेकिन आप यदि कंपनी या एलएलपी इनकॉर्पोरेट करोगे तो सर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और एनुअली अपना पी&एल बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट भी आरओसी को फाइल करनी होंगी, यानी कंप्लायंसीज ज्यादा होंगी। टैक्स इंप्लीकेशन भी आपको ध्यान है, टैक्स इंप्लीकेशन भी ज्यादा रहती है कंपनी के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्स कम लगता है। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, सर कंपनी है तो ऑल ओवर इंडिया कहीं बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी के केस में आप कौन से भी एरिया में जाकर के बिजनेस कर सकते हैं, आपको बार बार नए रजिस्ट्रेशन नहीं लेने होते। सर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, पार्टनरशिप फर्म के केस में ओनर जनरली अपना शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी या एलएलपी के केस में यदि आप खुद कंटिन्यू बिजनेस में पार्टनर नहीं रहना चाहते तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो शेयर है, आपका जो हिस्सा, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मैनेजरियल नीड्स, यदि आपके खुद के पास इतनी स्किल्स हैं, इतना एक्सपीरियंस है, तो आप अकेले बिजनेस संभाल सकते हैं। लेकिन आपको यदि सर खुद को कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करे, आपको भी सर एडिशनल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है जो आपके साथ एक पार्टनर बन करके काम कर पाए, तो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी बेस्ट ऑप्शन है। सीक्रेसी, देखो सर कंपनी के केस में तो सीक्रेसी नहीं हो सकती, कंपनी तो जो भी फैसला लेती है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं कंपनी में, तो कंपलसरी है कि वो आपको डिस्क्लोज करने होंगे। हाँ, लेकिन आप यदि पार्टनरशिप फर्म हो या फिर आप यदि सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो बिल्कुल आपके पास सीक्रेसी रहती है, आपको अपने डिसीजंस कहीं डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और लास्ट पॉइंट है सर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी सर जैसे कंपनी है तो कंपनी के केस में मेंबर सेपरेट होते हैं, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी सेपरेट होती है। मेंबर्स के आने जाने से, मेंबरशिप में कोई चेंज होने से जनरली बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट सेलेक्ट करते टाइम जिनको कंसीडर करना होता है। इनको कंसीडर करने के बाद में ही आप एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और 2018 दिसंबर में ये एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था, तो ये बिल्कुल सोल्ड क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं। याद रखना आपके एग्जाम में जितने भी आज तक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी का लगभग विद सॉल्यूशन आपको आपके स्टडी मटेरियल में गिवन मिलेगा।
तो आपको अलग से कोई स्कैनर या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कोई बुक परचेज करने की या अलग से कुछ सब्सक्रिप्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम आपको इन क्लासेज में कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। पूरा चैप्टर भी आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा इन चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन करके आपको यहां पर गिवन होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था कि इसमें एक अंकुर नाम का कोई पर्सन है जिसने अभी एमबीए पास किया है किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन से, और वो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि वो ओनरशिप का कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करे, यानी वो सोल प्रोप्राइटरशिप बना करके बिजनेस करे या पार्टनरशिप फर्म बना करके बिजनेस करे या फिर वो कोई अदर फॉर्मेट में बिजनेस करे। उसको कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहिए, यानी वो क्या क्या फैक्टर्स होंगे वहां पर, तो वो यहां पर आपको बताए हैं। तो वो आपको इस चैप्टर में जो फर्स्ट पॉइंट था वो जो लास्ट फैक्टर्स भी पढ़े हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इस आंसर को आपको डिजाइन करना। जरूरी नहीं आप एज इट इज यही लैंग्वेज और यही आंसर लिखें, आप ऊपर वाले जो टॉपिक्स यदि वो लर्न है तो उनको भी आप इसमें थोड़ा बहुत एड लेस कर सकते हैं। तो फिर ये नॉर्मली 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें एक अच्छा स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। तो हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते कैसे हैं। कई बार स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे, एकदम क्वेश्चन पेपर देखोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो आपको साथ साथ इसलिए समझाए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल पहले दिन से ही उस लेवल तक का रखें कि आप जो एग्जाम के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच कर पाए। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट। मुश्किल से इसमें 2 टॉपिक हैं जो मैंने आपको यहां पर समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जो आपको फर्स्ट चैप्टर यहां पढ़ाया गया है उसके साथ साथ आप उसको आपकी इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से भी गो थ्रू करें, और चैप्टर 1 और 6 को साथ साथ पढ़ना, यानी चैप्टर 1 पहले पढ़ना फिर चैप्टर 6 पढ़ना डायरेक्ट। तो चैप्टर 1 और 6 जब आप नोट्स में से कवर कर लें, ये वीडियो लेक्चर से कवर कर लें, फिर स्टडी मटेरियल से करना, तो फिर आपको बिल्कुल पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर, दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, और इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उनको आप अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे।